हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्सर बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। अगर हम रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखें तो ये सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब यहाँ पर हम किसी चीज का क्वांटिटी जानना चाहते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव जिसमें हम क्वालिटी जानना चाहते हैं सैंपल की, और एक होता है क्वांटिटी जिसमें हम सैंपल में जानना चाहते हैं कि हमें पता है कौन सी चीज प्रेजेंट है, बट उसका अमाउंट कितना है हम ये जानना चाहते हैं। अब ये एक बेसिकली इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक होती है दोस्तों। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक का मतलब होता है कि इस कंडीशन में जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट है उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 3 पेशेंट प्रेजेंट है और तीनों पेशेंट में मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन है जिसको मैं चेक करना चाहती हूँ। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कौन से पेशेंट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन में ये एंटीजन प्रेजेंट है। इस कंडीशन में हम इसे प्रेसिपिटेशन क्यों कहते हैं? प्रेसिपिटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में हम एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ प्रेसिपिटेट करवाएंगे, इसलिए इसे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक कहा जाता है। और क्वांटिटेटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज सैंपल में मैं एंटीजन का अमाउंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। इसे रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, और रॉकेट क्यों कहा जाता है आपको भी समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो बेसिकली लॉरेल इलेक्ट्रो इम्यूनो ऐसे पहले कहलाता था, लेकिन फिर इसका नाम चेंज हो गया। ये वन डायमेंशनल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है। वन डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का क्या मतलब होता है, हम इस टेक्निक को समझते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाऊंगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के लिए मैंने यहाँ पर अगारोस जेल ले ली है। यहाँ पर अगारोस जेल मेरे पास प्रेजेंट है। अब इस अगारोस जेल पे मैं क्या करूंगी, एंटीबॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मुझे तो पता है कि मैं किस एंटीजन के खिलाफ काम कर रही हूँ, तो जिस भी एंटीजन के खिलाफ मैं काम कर रही हूँ उसी की ही एंटीबॉडी मैं यहाँ पर इस अगार में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब ये जो अगार है इसमें एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। उसके बाद में क्या करूंगी, उसके बाद में इस अगार की जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब अगार की जो प्लेट है, इसमें मैं बहुत सारे वेल्स कर दूंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर वेल्स कर दिए। अब ये जो वेल्स हैं इसके अंदर मैं एंटीजन को लोड कर दूंगी जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल से लिया है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सैंपल नंबर 1 से लिया है, ये मैंने सैंपल नंबर 2 से लिया है, ये मैंने सैंपल नंबर 3 से लिया है, ये मैंने सैंपल नंबर 4 से लिया और ये मैंने सैंपल नंबर 5 से लिया है। इन पांचों में एंटीजन का अमाउंट कितना है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाऊंगी। इस तरफ मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दी, इस तरफ मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दी, और ये जो एंटीजेंस है माइग्रेट करना शुरू करेंगे। क्योंकि एंटीजेंस इस अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वन डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। अब एंटीजेंस माइग्रेट करेंगे, धीरे 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 एंटीजेंस जो है माइग्रेट करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल सैंपल नंबर 1 में बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये बहुत सारे एंटीजेंस बहुत दूर तक जाएंगे। इसमें थोड़े से कम एंटीजन है तो ये थोड़ा कम जाएंगे, इसमें थोड़ा सा कम एंटीजन है तो ये थोड़ा कम जाएंगे, इसमें थोड़ा सा और कम एंटीजन है तो ये और कम जाएगा, और इसमें और कम एंटीजन है तो ये थोड़ा सा और कम दूर जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर एंटीजन जो है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव कर रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर जो एंटीजन है उसकी धीरे 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 जैसे जैसे वो दूर जाता रहेगा कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। एक तरफ ऐसा आएगा कि एंटीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एंटीबॉडी के इक्वल हो जाएगी। जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, यानी कि जहां पर उनका जोन ऑफ इक्विवेलेंस आ गया, उस जगह पर जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे क्या हो जाएगा, एक इस तरीके से प्रेसिपिटेशन आर्क बन जाएगी। और ये जो एंटीजन है कि इसके आगे माइग्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी ने एक दूसरे के साथ प्रेसिपिटेशन कर ली है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनका जोन ऑफ इक्विवेलेंस इधर आया, इसका जोन ऑफ इक्विवेलेंस इधर आया, इसका जोन ऑफ इक्विवेलेंस आया, और इसका जोन ऑफ इक्विवेलेंस इधर आया। अब इस कंडीशन में हम इसे रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन आर्क्स आपको मिलती है वो एक रॉकेट्स के जैसे मिलती है, ऐसा लगता है रॉकेट्स है, इसलिए इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रॉकेट की हाइट जितनी ज्यादा होगी दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। जितनी ज्यादा रॉकेट की हाइट उतनी ही ज्यादा एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट
प्रेजेंट है। जितनी कम एंटीजन प्रेजेंट होगा उतना ही रॉकेट जो होगा वो स्मॉलर होगा। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये 5 सैंपल थे, ठीक है। अगर मुझे इतना फाइंड आउट करना है कि इन पांचों सैंपल में एंटीजन का अमाउंट किसमें ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि फर्स्ट सैंपल में एंटीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ये भी फाइंड आउट करना है कि कितना स्पेसिफिक अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ग्राफ लूंगी। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ग्राफ लेकर बात करूंगी, इसलिए मुझे पता है कि एंटीजन यहाँ पर कौन सी है, मुझे पता है यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी मैंने यूज की है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, पहले से ही यहाँ पर ये जो एंटीजन है इसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटीजन की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले ली, 2 म्यूजी पर ml, 4 म्यूजी पर ml एंड 6 म्यूजी पर ml। और मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ग्राफ बना लूंगी कि अगर 2 म्यूजी पर ml एंटीजन होता है तो वो उसमें रॉकेट की हाइट आती है 5 मिलीमीटर। वहीं अगर 4 म्यूजी होती है तो इसमें आती है 10 मिलीमीटर। वहीं अगर 6 म्यूजी होती है तो इसमें आती है 15 मिलीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड ग्राफ आ चुका है। अब ये जो स्टैंडर्ड ग्राफ है इसको मैं कंपेयर करूंगी मेरे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया उससे, और इसको मैं प्लॉट करके ये पता लगा सकती हूँ कि अच्छा भाई मेरे पास यहाँ पर क्या हाइट आई है, ये मैं पता लगा सकती हूँ। अब जो मेरे पास रॉकेट की हाइट आई है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं दोस्तों मेरे स्टैंडर्ड कर्व पे रखूंगी और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं दोस्तों, और इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे पास जो भी सैंपल प्रेजेंट है उसमें एंटीजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। इसलिए इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, ना कि इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं कि हम सीरम प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट हैं, या हार्मोन्स, एंजाइम, साइटोकाइंस कितने प्रेजेंट हैं, या कोई डिजीज हुई है तो एंटीजन का अगर अमाउंट बढ़ा है तो हम इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, फास्टर टेक्निक है। सिंपल एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हो रहा है, उससे हम सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। इस तरीके से टेक्निक थी दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वंस अगेन अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है दोस्तों लैक ऑपेरॉन के लिए, सो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लैक ऑपेरॉन के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आज से यानी कि 30 जुलाई से लैक ऑपेरॉन बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑपेरॉन बैच आप लोगों के साथ है ही। अगर आप किसी और एग्जाम की CSI नेट, गेट, IIT जैम्स, UET, DBT, गैट बी, TIFR किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर से मिलेंगे।